Hello everyone. Welcome to 365 Days to IIT series. Let's have a look at question of day number 20. Question number 20 करने से पहले आप कल का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, and see if you can do it and write down your answer in the comment section. Okay? आइए आइए ये देखिए एक और एसएचएम का सवाल. Find the angular frequency of motion of block M for small oscillation of rod BD. Okay, this is your block M and this is your rod BD. If this BD is made to oscillate for very small angular displacement theta, then you have to calculate the angular frequency omega of this block M. कितना होगा? And neglect the inertial effect of the rod. Spring constants are K1 and K2. Neglect friction forces as well. And take the values of K1, K2 और ये दूरियां B, C ये सब आपको given है. So pause this video, try this question, and if you get the answer, comment down your answer below and I'll reply back. और ये क्वेश्चन हम कल करेंगे 100%. So to keep the series a little bit more engaging, I have decided कि मैं आपको नेक्स्ट डे का क्वेश्चन पहले ही रिवील कर दूं. तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए. फिलहाल के लिए जो आज का सवाल है वो देखिए आप. Figure shows solid cylinder of radius r and mass m, which is free to rotate about a fixed horizontal axis O and passes through the center of the cylinder. ये आपका एक solid cylinder है and it is free to rotate about this axis O. इसके about ये ओमेगा से घूम सकता है, free to rotate है. ठीक है. मास इसका m है, रेडियस इसका r है. ओके. One end of an ideal spring of force constant K is fixed and the other end is hinged to the cylinder at A. तो देखो ये एक आइडियल स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K और एक पॉइंट A पे ये हिंज कर दिया है. The distance OA is R by 2. ओके ये दूरी है R by 2. आपको पता चल गया है कि A पॉइंट कहाँ है जहां पे स्प्रिंग को हिंज कर दिया गया है. An inextensible thread is wrapped around the cylinder and passes over a smooth small pulley. ये लो जी एक रस्सी और आ गई है, एक पुली से ऊपर होते हुए ये जा रही है आगे. ए ब्लॉक ऑफ इक्वल मास m इज अटैच्ड हैविंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया a. ओके अब इसके नीचे का जो एरिया है देखो ये ब्लॉक तो रियलिटी में ऐसा होगा, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना है a. ओके इज सस्पेंडेड फ्रॉम फ्री एंड ऑफ द थ्रेड. द ब्लॉक इज पार्शियली इमर्स्ड इन अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. ये कोई डेंसिटी रो का लिक्विड है और इसमें ये आधा कहीं कुछ हद तक डूबा हुआ है. कितना डूबा हुआ है पता नहीं है. इफ इन इक्विलिब्रियम स्प्रिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ओ ए इज वर्टिकल. ये ओ ए जो है ये वर्टिकल है, मतलब ये फिलहाल नेचुरल लेंथ के अंदर है. ये कहना चाह रहा है इक्विलिब्रियम में ये अभी नेचुरल लेंथ में, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम. अगर इस मास को मैं नीचे थोड़ा और सरका दूं, थोड़ा और धका दूं, तो आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है स्मॉल ऑसिलेशन की क्या होगी. मैंने पहले 2 वीडियोस में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जी का इफेक्ट एसएचएम के ऊपर कुछ नहीं होता. नो इफेक्ट ऑफ जी. और ये मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रूव भी किया था आपको. आप चाह मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ सेम टू सेम सवाल, आप देखोगे कि वो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है इक्वेशन के अंदर. तो क्यों ना हम उसे नेग्लेक्ट ही कर दें, है ना. मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करने का कोई फायदा नहीं है. अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो आप वो फिर थोड़ी इक्वेशन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी और वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट ही होना है. तो मैं डायरेक्टली जी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ. अब मान लीजिए जो ये डब्बा एम है जो पार्शली इमर्ज है किसी लिक्विड में डेंसिटी रो के, ये कुछ एक्स नोट अंदर जा चुका होगा, है ना. जो ये सिलेंडर है ये भी कुछ रोल कर चुका होगा, जो स्प्रिंग है थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो चुका होगा, पर ये इक्विलिब्रियम में है भैया. तो क्यों ना उसी को मैं नेचुरल लेंथ मान लूं स्प्रिंग की. ऐसा ही मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है कि आप ऐसा मान के कर सकते हो क्योंकि जी का इफेक्ट कुछ होता ही नहीं है. तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ. अब देखो आप क्या कर रहा हूं, मैं इस डब्बे को दिखा रहा हूँ. ये एम मास का डब्बा, नीचे क्या लगा एम जी, ऊपर क्या लगा टेंशन और साथ में लगा
बाइंड फोर्स लिक्विड की वजह से। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या करोगे, टी प्लस एफ बाइंड इज इक्वल टू एम जी, पहली इक्वेशन। क्लियर। अगर आप ये देखो लिक्विड ऐसे यहां तक ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, इसको आप एक्स नॉट मान लो कि किसी दूरी एक्स नॉट तक अंदर गया हुआ है। ठीक। तो अगर आप वैसे निकालना चाहें तो बाइंड फोर्स क्या होता है, रो वी इमर्ज इंटू जी, विच इज रो ए एक्स नॉट इंटू जी। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया ए दे रखा है, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, यूज कर लेंगे। अब देखो क्या हुआ, अब यही दिखा रहा हूं मैं आपको, इसको मैं थोड़ा और दगा देता हूं अंदर, ये लो। अब ये यहां तक कितना था सर, एक्स नॉट, और अंदर कितना दगा दिया, एक्स। क्लियर। तो देखो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं, एम जी, पर बायएंड फोर्स अब अलग हो गया होगा, क्योंकि इमर्स्ड वॉल्यूम चेंज होगी, टेंशन भी कुछ और होगी होगी, उसको मैं टी डैश बोल रहा हूँ। क्लियर। तो यहां से क्या आया, अब टी डैश प्लस एफ बी डैश माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम। ऑब्वियसली इट विल मूव बैक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। तो अगर आपने थोड़ा सा इसे दबाया तो ये वापस आएगा, एक्सेलेरेशन ए मान लो, जिस एक्सेलेरेशन से वापस आएगा। ठीक। टी डैश प्लस, अब बाइंड फोर्स कितना हुआ, और बाइंड फोर्स हो गया आपका रो ए एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू जी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ फिर मैं, टी प्लस रो ए एक्स नॉट जी इज इक्वल टू एम जी। ठीक। तो रो ए एक्स नॉट जी की जगह पे एम जी माइनस टी यहाँ पुट कर दूं, तो क्या आया, एम जी माइनस टी प्लस रो ए एक्स जी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम। अब एम जी से एम जी गया, टी डैश माइनस टी रो ए एक्स जी इज इक्वल टू एम ए। क्या इसको डेल्टा टी लिख सकता हूँ, रो ए एक्स जी इज इक्वल टू एम ए, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये है आपकी इंक्रीज इन टेंशन, जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्योंकि जी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। ये चीज समझने में बच्चे को थोड़ी दिक्कत होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके आते हैं, तो ऐसा करता हूं मैं, चीजों को थोड़ा आसान करने के लिए मैं आपको, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप ये सवाल करके दिखाता हूं, तो आप समझ पाओगे कि मैं डेल्टा टी कहाँ यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है। देखो, पहले टेंशन टी थी, बाद में टी डैश हो गई जब किसी फर्दर डिस्टेंस एक्स से ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया गया। पहले ब्लॉक एक्स नॉट डूबा हुआ था, है ना। तो देखो मैं आपको यहाँ पे इनिशियल केस दिखा रहा हूँ, ये आप ऐसे मानो, ये देखो देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट। अब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, अब ये तो रस्सी से ऐसे अटैच्ड है, और ये आगे एक पुली से अटैच्ड है, और नीचे फिर मास है एम। और मैंने यहाँ दिखाया था एम जी, ऊपर दिखाया था टेंशन टी, और यहाँ दिखाया था एफ बाय एम, और ये एक्स नॉट डूबा हुआ। इसका मतलब कि जो ये पॉइंट है, ये आगे एक्स नॉट खिसक चुका है। अरे तभी तो भैया ये नीचे एक्स नॉट जाएगा, तभी तो ये नीचे एक्स नॉट जाएगा। ठीक है। अब
ये ऐसे कर लेंगे, ठीक। इसको मैं एक्स डैश मान रहा हूं, इसको मैं, और ये मान लो थीटा। आप क्या बोलोगे? थीटा इज इक्वल टू एक्स नोट बाय आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ऐसे लिखोगे थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश बाय आर बाय टू। तो यहां से क्या पता चला? एक्स नोट बाय आर मस्ट बी इक्वल टू एक्स डैश बाय आर बाय टू। यहां से एक्स डैश आया आपका एक्स नोट बाय टू। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्लियर? ठीक। और ये पॉइंट तो आपका ओ है, इसको तो ओ नाम दिया हुआ है, जिसके अबाउट ये घूम पा रहा है, सेंटर पॉइंट है जो इसका। तो एक्स डैश आया एक्स नोट बाय टू। तो इसमें पीछे की साइड कितना फोर्स लगेगा? के एक्स नोट बाय टू। कोई दिक्कत? इधर क्या लग रहा होगा? टेंशन टी। पहले तो टेंशन टी है, ये इनिशियल केस है, जब किस में है ये? इक्विलिब्रियम में। ये अभी इक्विलिब्रियम में है भैया, क्लियर? इस इसके लिए मैंने इक्वेशन लिख ली थी क्या? टी प्लस एफ बी मस्ट बी इक्वल टू एम जी, और टी प्लस रो ए एक्स नॉट जी इज इक्वल टू एम जी। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्लियर? ये इक्वेशन मैं लिख चुका था। अब देखो, टॉर्क अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम। घूम नहीं रहा है भैया, चल भी नहीं रहा है, घूम भी नहीं रहा है, तो टॉर्क अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू जीरो। अब देखो टॉर्क अबाउट ओ किस किस की वजह से है? एक तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स नोट बाय टू की वजह से, कितना आया? के एक्स नोट बाय टू आर बाय टू ऊपर की तरफ, प्लस टी आर अंदर की तरफ, शुड बी इक्वल टू जीरो। अब ये मत बोलना भैया कि ये कैसे निकाल रहे हो। एक टॉर्क इस फोर्स की वजह से के एक्स नोट बाय टू की वजह से, और एक टॉर्क इस टेंशन टी की वजह से, दोनों नलीफाई हो जाने चाहिए, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, घूमेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं। देखो क्या आया, सोल्व कर लेते हैं। के एक्स नोट आर बाय फोर मस्ट बी इक्वल टू टी इंटू आर, आर से आर गया, एक इक्वेशन और पता चल गई, टी इज इक्वल टू के एक्स नोट बाय। ये स्टार्टिंग का सारा खेल है भैया, इनिशियल केस है आपका जब वो ये बॉडी इक्विलिब्रियम है। अब मेरे जैसा एक इंसान आया और थोड़ी सी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स से उसको नीचे डब्बे को लिक्विड के अंदर धक्का दिया, तो वो डब्बा कैसे करेगा? है ना? आओ अब फाइनल केस देखो क्या हुआ। अब आपने इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। अब कोई भी बॉडी हुई वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना चाहेगी, वापस मीन की तरफ भागेगा, वो देख भी लेंगे हम। ये देखो, आ जाओ फिर से, ये लो, वही सब, ये पॉइंट हो, ये ऐसे, और यहां से ऐसे, ये पॉइंट है, यहाँ ऐसे, और ये डब्बा एम मास का, क्लियर? अब हुआ क्या, पहले ये एक्स नोट अंदर था, अब ये टोटल कितना है? एक्स नोट प्लस एक्स, क्लियर? वही कहानी फिर से, क्या ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया एक्स नॉट प्लस एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या एक्स डैश आएगा एक्स नॉट प्लस एक्स बाय। अब मत कहना भैया ये कैसे निकाला है, ठीक है? इधर कितना फोर्स आया? के एक्स नॉट प्लस एक्स बाय टू। इधर टेंशन मैंने क्या मानी थी? टी डैश, टी डैश एफ बी डैश एम जी, और ऊपर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन ए। और मैंने इक्वेशन लिखी थी टी डैश प्लस एफ बी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। टी डैश प्लस रो ए एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू जी
माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ब्रैकेट ओपन कर लो मन करे तो। एम ए, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई भैया। और देखो, अब ये वापिस आना चाहेगा, नो डाउट। यस, ऐसे वापिस आना चाहेगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे? अब ये बताओ, टॉर्क अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू आई अबाउट ओ इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। तो कितना आया? के एक्स नॉट प्लस एक्स बाय टू इंटू आर बाय टू मस्ट बी इक्वल टू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस टी डैश इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू आई नॉट इंटू अल्फा। सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो। के एक्स नॉट आर बाय फोर, के एक्स नॉट, सॉरी, के एक्स आर बाय फोर माइनस टी डैश आर हाफ एम आर स्क्वेयर अल्फा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज हाफ एम आर स्क्वेयर। कर चुके हैं पहले भी। अब ये टी डैश की वैल्यू यहां रख दूं, क्या आया? देखो देखो देखो, के एक्स नॉट आर बाय फोर प्लस के एक्स आर बाय फोर माइनस, यहाँ से टी डैश इसके बराबर आया एम ए प्लस एम जी माइनस रो ए एक्स नॉट जी माइनस रो ए एक्स जी। ठीक है। अच्छा, अच्छा, और इस इक्वेशन से क्या पता चला हमें? ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है जो T इज इक्वल टू एम जी माइनस रो ए एक्स नॉट जी। तो एम जी माइनस रो ए एक्स नॉट जी की जगह पे टी लिख सकता हूँ, तो ये आया बेसिकली टी डैश इज इक्वल टू एम ए प्लस टी माइनस रो ए एक्स जी, जो कि हमारा यहाँ से भी आ रहा था। देखो, यहाँ से भी वही आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। कोई बात नहीं, देखो, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ इसको। तो क्या आया? के एक्स नॉट आर बाय फोर प्लस के एक्स आर बाय फोर माइनस एम ए प्लस टी माइनस रो ए एक्स जी इंटू आर हाफ एम आर स्क्वेयर अल्फा। अच्छा देखो, ये के एक्स नॉट बाय फोर किसके बराबर है? टी के बराबर। अभी हमने निकाला था, देखो ये रहा टी के बराबर, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। तो क्या आया? टी आर के एक्स आर बाय फोर माइनस एम ए आर माइनस टी आर रो ए एक्स जी आर हाफ एम आर स्क्वेयर अल्फा। टी आर से टी आर कैंसल, और क्या रह गया? के एक्स आर बाय फोर माइनस एम ए आर रो ए एक्स जी आर हाफ एम आर स्क्वेयर अल्फा। क्या प्योर रोलिंग के केस में ए इजिकल टू आर अल्फा होता है? तो यहाँ से अल्फा किसके बराबर आ गया? ए बाय आर। वैल्यू पुट कर दो, के एक्स आर बाय फोर माइनस एम ए आर प्लस रो ए एक्स जी आर मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर ए बाय आर। एक आर से आर, इस आर से ये आर, ये आर, ये आर गया। के एक्स बाय फोर प्लस रो ए एक्स जी मस्ट बी इक्वल टू एम ए बाय टू प्लस एम ए। क्या है? थ्री एम ए बाय टू, एक्स कॉमन, के बाय फोर प्लस रो ए जी। एलसीएम ले लो। माइनस साइन लगा रहा हूं क्योंकि टुवर्ड्स मीन पोजीशन है।
यहाँ से ए किसके बराबर आया, -k+4ρag डिवाइड बाय 6m इंटू एक्स। बस क्या बचा था, कंपेयर विद ए इज इक्वल टू -ω² एक्स। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर आया, √k+4ρag/6m। क्लियर। हमसे पूछी फ्रीक्वेंसी गई है, तो ओमेगा क्या होता है, 2πf। यहाँ से एफ किसके बराबर आया, ω/2π। सो ओमेगा, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π √k+4ρag। ये आपका आंसर है। क्या आपने चेक किया, आपने देखा, आपने ध्यान दिया कैसे जी का इफेक्ट ने नलीफाई हो गया, एक्स नॉट बचा ही नहीं इक्वेशन के अंदर, एक्स नॉट कहीं है ही नहीं। और यही मैं आपको पहले से बता रहा था कि जी का इफेक्ट तो है ही नहीं भैया, उसको नेचुरल लेंथ मान लो, पहले खिंच गया होगा स्प्रिंग, तो क्या हो गया, है तो इक्विलिब्रियम में, उसे नेचुरल लेंथ मान लो अब स्प्रिंग की। अब देखो, ये मैंने आपको पूरा सोल्व करके दिखाया भाई, ऐसे होगा, है ना। इसमें दिक्कत नहीं होती बच्चे को समझने में, बाद में टेंशन टी डैश है, टॉर्क निकाल लिया, आई अल्फा के बराबर पुट कर दिया, सो जो कटा काट दिया, इक्वेशन यूज करी एंड सो ऑन। अब ये देखो, यहाँ मैंने डेल्टा टी पे लाके छोड़ दिया था, अब डेल्टा टी इंक्रीज टेंशन है, टी डैश माइनस टी वाली टेंशन है। अब जी का इफेक्ट अगर आप नलीफाई कर रहे हो, आप काउंट ही नहीं कर रहे हो, तो जो पहले टेंशन टी थी और बाद में जो टेंशन टी डैश है, उनका डिफरेंस डेल्टा टी ही डायरेक्ट ले लो, क्योंकि वही एक्स्ट्रा टेंशन रिस्पॉन्सिबल है वापस ऊपर खींचने के लिए डब्बे को, है ना। समझ आई बात, मतलब बायएंड फोर्स ऑब्वियस सी बात है बढ़ गया, क्योंकि नीचे जो डब्बा जब नीचे गया तो उसकी हाइट बढ़ गई, तो बायएंसी का फोर्स भी बढ़ गया, और साथ में टेंशन जो इंक्रीज हुई, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है डब्बे को वापस मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए, तो डायरेक्ट डेल्टा टी ले लो। अब देखो, यहां से मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूं आपको। ऐसा केस है, ये पॉइंट ओ है आपका, ये ए पॉइंट, और यहां से ऐसे ऐसे आ गई। अब देखो, बात हमें क्या करनी है, ये आया डेल्टा टी, इंक्रीज टेंशन लेनी है, क्योंकि जी का इफेक्ट छोड़ दिया, तो सिर्फ टी डैश माइनस टी की वैल्यू लेंगे, विच इज डेल्टा टी, जो इंक्रीज हुई है वैल्यू, क्योंकि पहले जो भी टेंशन टी रही हो, हमें क्या लेना देना उससे, जी छोड़ दिया हमने, जी का इफेक्ट एसएचएम पे पड़ता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना आया फोर्स, अब आपने यहाँ से इसको आगे कितना माना था, एक्स, तो ये कितना चला होगा, x/2। अब ये मत बताना, ये मत कहना कैसे आया x/2, तो पीछे लगा के x/2। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा अब, टॉर्क अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू आई अबाउट ओ इंटू अल्फा। क्या आया, के x/2 r/2 माइनस डेल्टा टी आर शुड बी इक्वल टू हाफ mr²। अल्फा को क्या मैं a/r लिख सकता हूँ डायरेक्ट, हम देख चुके हैं। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई, डायरेक्ट देखो, ma-ρ a(x)g, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, जो हमने अभी ऊपर निकाली है। क्या आया, kxr/4 माइनस ma-ρ(a)g(x)। एक आर से आर, इधर के आर से ये आर, क्या आया, kx/4 माइनस ma प्लस ρ(a)g(x) ma/2। इसको इधर ले आओ, 3ma/2 मस्ट बी इक्वल टू एक्स कॉमन, k/4 प्लस ρ(a)g, एलसीएम ले लो, यहाँ से a किसके बराबर आया, और एक माइनस का साइन
क्योंकि मेन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन। अब आप खुद देखो, एग्जैक्टली सेम। और ये मात्र देखो छोटी सी उसके अंदर हो गया, आपको टी डैश टी अलग अलग लेके सोल्व नहीं करना पड़ा। आपको पहले ये कोई भी क्वेश्चन की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि अल्टीमेटली जी का कोई इफेक्ट है ही नहीं। पर मैंने फिर भी दोनों केस से आपको फिर से बता दिया। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा सवाल। ओमेगा का आंसर मुझे बता दो कितना आया है कमेंट सेक्शन में, फिर डिस्कशन करते हैं ना। जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक एनालिसिस नहीं हो पाएगा। मुझे कैसे पता होगा कि आप सही में कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं कमेंट सेक्शन में। आप आंसर दो इस सवाल का जो हम कल कवर करने वाले हैं। कहीं आपकी गड़बड़ होती है या सवाल मैच नहीं कर, आंसर आपका मैच नहीं करता है, तो कल मैं हूं ना बताने के लिए। फिर देखना, हम डिस्कस करेंगे कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, ताकि आगे आप वैसी गलती दोबारा ना दोहराएं। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इस सवाल के साथ जो मैंने आपको दिखाया था। सो टिल देन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।